भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी छलांग की, और वो क्या है? स्टारलिंक नाउ इन इंडिया। देखो दोस्तों, ये केवल एक इंटरनेट नहीं है, ये अर्थ से स्काई तक की कनेक्टिविटी की कहानी है। भारत सरकार ने मंजूरी दी है इसको, लेकिन बहुत सख्त सिक्योरिटी और डाटा रूल्स के साथ दी है। ये मुझे बहुत पसंद आया है। अब मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि ये क्या है, क्या क्या कंडीशंस थी, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसके चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस भी होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्टारलिंक को इंडिया में ऑपरेट करने की हरी झंडी जो दे दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर बोला है कि डाटा सॉवरेनिटी नॉन निगोशिएबल है। मतलब इंडियन यूजर्स का जो डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा। और ये स्टेप जो है वो रूरल रिमोट एरिया की कनेक्टिविटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत क्रूशियल है। आज मैं इस शो में यही कॉन्टेस्ट आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है दोस्तों। अच्छा, इसकी कोर कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है डाटा इन इंडिया सरकार का पहला रूल, डाटा लोकलाइजेशन। मतलब कि इंडियन यूजर का जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो इंडिया में ही स्टोर होगा। इसका एक वर्ड आता है इसमें, डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब होता है जो एनक्रिप्ट डाटा होता है ना, वो एक सीक्रेट कोड से खुलता है, उसको क्या करते हैं, रीडेबल बना देते हैं सीक्रेट कोड से, जो एनक्रिप्ट डाटा होता है। अब ये रूल ये बोलता है कि जितने भी डिक्रिप्ट है और कॉपी हैं वो अब्रॉड में नहीं रखी जाएगी, सब कुछ विद इन इंडिया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जरूरी भी थी कि ये यूजर्स की प्राइवेसी और जो नेशनल सिक्योरिटी है दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। और सीधी बात में बात करें तो इसका डाटा बाहर नहीं जाएगा और जो इसकी चाबी है वो इंडिया में ही रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अच्छा, अब एक दूसरा आता है कि अर्थ स्टेशन गेटवेज, ऑल जितना भी ट्रैफिक होगा ये वाया इंडिया बेस्ड गेटवे से जाएगा। अब अर्थ स्टेशन गेटवेज होते क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं कि सारे सिग्नल्स जो भी होंगे वो इंडिया बेस्ड अर्थ स्टेशन से होके गुजरेंगे। अर्थ स्टेशन जो होता है वो होता है ग्राउंड स्टेशन, जो ग्राउंड में होता है, जो सैटेलाइट को रियल इंटरनेट से जोड़ता है। इन्हें आप एक तरीके का आप क्या कह सकते हो, सैटेलाइट नेटवर्क भी बोल सकते हो, और इंटरनेट का ये एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी आप समझ सकते हो। तो क्या होगा, गेटवे आपका भारत में होगा तो ट्रैफिक रूट भी भारत के अंदर से कंट्रोल होगा। तो ये डाटा फ्लो जो होगा वो बिल्कुल ट्रेसेबल होगा और गवर्नमेंट उसको कभी भी ट्रेस कर सकती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और एक और पॉइंट है, नो मिररिंग और नो रूटिंग अब्रॉड। ये बहुत बड़ा रूल है। मतलब कि इंडियन ट्रैफिक को आप जो फॉरेन के गेटवेज हैं उनसे होकर उनको नहीं भेजा जाएगा। लोकल जो डीएनएस है और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी इसकी, ताकि लीकेज ना हो पाए दोस्तों। ये आप बात सोचिएगा कि इसमें लीकेज ना हो पाए। और कंपनी को ये एक जो कंप्लायंस है इसका सर्टिफिकेट भी देना होगा कि भाई साहब आप ये लिख के दे दो। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि डाटा का कंट्रोल और विजिबिलिटी ये इंडिया में ही रहेगी, इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि ये स्टारलिंक, व्हाट इज स्टारलिंक? स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की कंपनी है एंड दिस इज पार्ट ऑफ स्पेसएक्स। उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस ग्लोबल ये जो ग्लोबल ब्रॉडबैंड देती है वो ये कंपनी है एलन मस्क की। ये कैसे चलती है? ये एलईओ जो लोअर अर्थ में जो ऑर्बिट घूमते हैं, सैटेलाइट घूमते हैं, वो यूज करता है। क्योंकि जो नीचे के जो ऑर्बिट होते हैं उनके आपको पता है लेटेंसी बहुत कम होती है, इसलिए ये यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जो ऊंचे सैटेलाइट होते हैं जिनको बोलते हैं जियो सैटेलाइट, उनमें क्या होता है, उनमें जो है डिले होता है, डाटा आने में देरी होती है। लेकिन इसमें एलईओ में ये जो देरी है वो नहीं होती है। इसलिए जो आपके वीडियो कॉल्स हैं, स्ट्रीमिंग है, ये ज्यादा स्मूथ हो जाता है और ये
एक्चुअल टाइम में होता है। अगर यही जियो हो जाएगा तो टाइम लैग आ जाएगा दोस्तों। ये स्मूथ रनिंग है। अच्छा, इसका देखिए आइडिया आप देखिए तो बिल्कुल सिंपल है। आकाश से इंटरनेट, जहां फाइबर नहीं पहुंचता है वहां ये गेम चेंजर होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? जहां फाइबर नहीं पहुंच पा रहा है तो शायद जहां हम रहते हैं वहां पे के लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत है, वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन रूरल एरियाज के लिए ये बहुत बेनिफिट दोस्तों हो सकता है, और क्या होगा। अच्छा, ये जो है स्टारलिंक का कौन सा सैटेलाइट है? ये जनरेशन 1 सैटेलाइट, और ये 540 से लेके 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये जेन1 जो कॉन्स्टेलेशन है ये क्या होता है? ये फर्स्ट जनरेशन का पूरा सैटेलाइट का क्लस्टर है, और इसमें 4408 सैटेलाइट्स हैं एलन मस्क के, और भारत के ऊपर इसका करीब एस्टिमेटेड होगा 600 GPBS। ये पूरी नेटवर्क कैपेबिलिटी होगी इसकी। अब आप ये भी पूछेंगे ये थ्रॉटपुट क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है नापने का जो 1 सेकंड में कितना डाटा कैरी कर सकता है। इसको सरल भाषा में अगर बोलेंगे हम तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स हाई स्पीड यूजर्स एक साथ पैरेलल में यूज कर सकते हैं। ये 600 GPBS बिलियन गीगाबाइट्स पर सेकंड, इतना ज्यादा है इसको कि मिलियंस 20 लाख सब्सक्राइबर एक साथ यूज कर सकते हैं कोई इशू, बिना इशू के साथ इसको। ये बहुत बड़ी बात है इसकी। अच्छा, ग्लोबली अगर हम इसकी बात करें स्टारलिंक की तो ये 100 कंट्रीज से ज्यादा में अवेलेबल है आज की डेट में, और इसकी टिपिकल जो स्पीड होती है ये होती है 500 लेके 220 MPBS, और इसकी लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी कितनी होती है? 20 से 30 होती है। MPBS तो आप समझते ही होंगे, मेगाबाइट्स पर सेकंड, ये उसकी स्पीड की यूनिट है। और एक बात और याद रखिएगा कि 8 बाइट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ये याद रखिएगा जरूर। अच्छा, लेटेंसी कम होने का क्या मतलब है? कि लॉग कम होगा। लॉग आप समझ रहे हैं, इसको लॉग को दूसरी लैंग्वेज में आप लैग भी बोल सकते हैं, जो स्मूथनेस के लिए है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। और ये बहुत ही ज्यादा अपडेटेड होगा, और ये आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर की कंट्रीज में भी बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे कि आप अभी से अभी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं विदाउट एनी लैग। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं स्केल की, तो आज तक स्पेस एक्स के करीब 7000 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है ये, जो कि इसी काम के लिए है। और नेटवर्क का कवरेज इतना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है कि मास स्केल में काम हो रहा है इसमें। और वो क्या करता है कि इसकी सर्विस को बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बना देता है, क्योंकि ये मास में है। अगर एक सैटेलाइट से इश्यू होता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी सैटेलाइट में, 2 में प्रॉब्लम है तो तीसरे सैटेलाइट से ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो ऑल्सो ये ट्रांसफरेबल है, इसलिए आपको आपका नेटवर्क खराब नहीं होगा कभी। शायद 1-2 सेकंड के लिए जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा वो खराब नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब इंडिया में आते हैं कि इसने GMPCS के लिए अप्लाई किया था स्टारलिंक ने, ये करीब 2023 को। ये जो GMPS होता है इसे कहते हैं ग्लोबल मोबाइल सैटेलाइट सर्विस, और अब इसको DOT का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसका इनको लाइसेंस मिल चुका है। और अब इनको क्या करना है? केवल ऑपरेशनल क्लियरेंस, ये उनको जरूरत है कि अब आप चालू कर सकते हैं। और ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए क्या जरूरी है कि आपका इंडियन स्पेस जो रेगुलेटर है उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए। ये पूरा लीगल और टेक्निकल फ्रेमवर्क है, ये जब हो जाएगा, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, तब आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब है कि ये जो हमने रूल्स बताए थे अभी, ये बिल्कुल फ्लॉलेस होंगे। आपका एक भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी गवर्नमेंट ने देखी है। अच्छा, इसमें क्या है कि कंपटीशन भी दमदार है। इसमें एक तो है एटुलेसैट OneWeb, ये, और दूसरा है लियो ब्रॉडबैंड, रिलायंस का, जियो का है SESJV। तो ये दोनों सैटेलाइट भी सर्विस में है। पहला वाला किसका है? भारती बैक्ड है, जो
सेट ये भारतीय बैग्ड है, ये फ्रेंच कंपनी है, और रिलायंस का जो SES के साथ ये जॉइंट वेंचर है, ये यूके की कंपनी है। और उन दोनों के थ्रू जाएगा तो फायदा क्या होगा कि आपको और बेटर प्लान मिल पाएगा, बेटर प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में आपस में कंपटीशन है, जाना उसको इन दोनों के थ्रू ही है। इसीलिए रिलायंस ने भी और एयरटेल ने भी कांटेक्ट कर लिया है मस्क के साथ, स्टारलिंक के साथ, क्योंकि जो ग्राउंड सर्विसेज हैं वो आपको एयरटेल या जियो ही देगा। तो ये दोनों में जब कंपटीशन हो जाएगा, वैसे भी कंपटीशन है दोनों में, तो नेचुरल है कि प्राइस आपके कम होंगे उसमें। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो 20% से ज्यादा सेगमेंट हैं, वो ये कहा गया है कि आप अपने जो इंडियन के सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कीजिए। जैसे आपका नाविक सपोर्ट है, आपको पता है कि इंटरनेट सर्विस का इंडिया का एक नाविक, तो ये भी आपको यूज करना पड़ेगा। ये आपका इंडिया का रीजनल, जिसे कहते हैं ना कि एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ये इसरो ने डेवलप किया था। आपको उसके साथ भी काम करना है हल्के हल्के, ये नहीं कि आप पहले दिन से काम करना शुरू करें। तो मतलब ये है कि ये सेल्फ रिलायंस हो रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है, आप अभी कीजिए, हमारी नाविक को अपने साथ लीजिए, और उसके बाद उसका परसेंटेज बढ़ता रहेगा, कोलैबोरेशन आपके साथ रहेगा, लेकिन उसमें इंडियनाइजेशन जो पोर्शन है वो ज्यादा होता जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे क्या होगा, इंडिया का जो अपना टेक पुश है वो बहुत बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और जो हमारे सिस्टम है, लोकल सिस्टम है, उनमें इंप्रूवमेंट बहुत आएगा। और ये जो मेड इन इंडिया है, मैं आपको जो बता रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत, उसके प्रति ये बहुत बड़ा कदम होगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं प्राइसिंग एंड हार्डवेयर के बारे में। इसकी जो मंथली प्लान है ये करीब 3000 से 4200 रुपए के बीच में पर मंथ आएगा। जो आपको डिश और टर्मिनल जो उसका होगा वो करीब 33,000 रुपए का होगा। मतलब आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका 33,000 होगा। उसके बाद पर मंथ जो उसका एक्सपेंडिचर होगा वो 3,000 से 4,200 होगा। अब ये जियो का और एयरटेल का दोनों का कंपटीशन होगा कि कौन कम करेगा, कौन ज्यादा करेगा। अच्छा, स्टार्ट में मैंने पहले ही बोला था कि ये 2 मिलियन यूजर्स का कैप है आज की डेट में, कि इससे ज्यादा अभी नहीं करेंगे। ये एक तरीके का सैंपल ट्रायल है, ट्रायल रन है। तो 20 लाख लोग उसमें आएंगे, और ज्यादातर मुझे पता है कि रूरल में आएंगे, और मैक्सिमम स्पीड जो होगी इसकी वो 200 MBPS होगी, वो भी कम नहीं होती दोस्तों। और इसका फोकस जैसे मैंने बताया कि ये रूरल एरिया में होगा, और जहां एक्चुअली फाइबर 4G 5G आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्ट पहुंचेगा। और ये देखिए, अभी तो ये एक प्रीमियम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन जब एक मास एडॉप्शन हो जाएगा इसका, एक तरीके से फाइबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेचुरली इसका प्राइस डाउन आएगा जब इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अभी तो प्रीमियम है दोस्तों ये, इसलिए हमको भाई इसको मानना पड़ेगा। अब देखिए कहां कहां यूज होगा ये आज के दिन में, रिमोट विलेजेस में, माउंटेन्स में। अच्छा, जैसे माउंटेन्स में हम लोग कभी जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता, इवन वैष्णो देवी में कहीं बीच में आपको नेटवर्क नहीं मिलता है जाने में, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा है डिसास्टर रेजिलियंस। डिसास्टर टाइम में क्या होता है कि ग्राउंड नेटवर्क फेल हो जाता है, उस वक्त में स्टारलिंक का बहुत बढ़िया बैकअप। जैसे अभी आपने देखा कि जो है बादल फट गया तो कई जो टावर हैं वो भी गिर गए, तो वहां पे नेटवर्क चला गया। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टावर्स की जरूरत ही ना पड़े, सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, टावर की शायद जरूरत ना पड़े इसके लिए। और इसके लिए क्या करता है कि स्टारलिंक आपको बैकअप देता है। दूसरा इसका यूज होगा टेलीमेडिसिन का। गांव में आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है तो वो आप टेलीमेडिसिन से भी, आजकल बहुत फेमस हो गया है टेलीमेडिसिन, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टिंग कर सकते हैं, और आप पढ़ाई लिखाई बच्चों का पढ़ाई कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, किसान ऑनलाइन मंडियों से जुड़ सकते हैं, जहां पे गांव में हमारी फिशरी हो रही है, डेयरी मार्केट है, किसान है जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है, वो डायरेक्ट आपके ऑनलाइन आपका जो मंडियां हैं उससे जुड़ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने में दोस्तों। अच्छा, अब थोड़ा डाटा की बात कर लेते हैं। इंडिया में 886 मिलियन यूजर्स हैं, जो कि 2025 में करीब 900 मिलियन होने का अनुमान है कि इतना बढ़ जाएगा। रूरल में 488 मिलियन है दोस्तों, 55%। अर्बन में केवल 397 है। तो मतलब रूरल में ग्रोथ की ज्यादा संभावना है, क्योंकि
आपका यहाँ पर जो रूरल ग्रोथ में, रूरल एरियाज में आपको इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि वहां पे नेटवर्किंग है नहीं। अच्छा, दूसरा एक डाटा जो कि मुझे बड़ा अचंभित लगा कि अभी फिर भी 41% की जो आबादी है वो ऑफलाइन है। यहां पे देखो दोस्तों कि ये डिजिटल फॉर्म है ना, उसमें डिवाइड है। स्टारलिंक क्या करेगा, जो आपका लास्ट गैप है, लास्ट माइल जिसे कहते हैं, लास्ट माइल को भरेगा ये। और इसका मकसद क्या होगा, हर घर हर गांव तक यूजेबल इंटरनेट पहुंचेगा। अब देखिए, पूरे गांव में शायद 4,000 रुपए पर मंथ कोई अफोर्ड ना कर पाए तो 10 घर 15 घर मिला के एक ले सकते हैं। आपके चौधरी के घर में एक हो सकता है तो वो आदमियों को बुला सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी तो रहेगी। आजकल किसानों के पास भी बहुत पैसे हैं, तो जिनके पास पैसा है वो अपना ये जरूर लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इंडिया में जो फोन कनेक्शन है आज के दिन में वो 1.2 बिलियन है, और जो सब्सक्राइबर्स हैं इंटरनेट के वो 970 मिलियन है, जिसमें ब्रॉडबैंड जो है वो 944 मिलियन के पास है, और मोबाइल डाटा बहुत सस्ता है इंडिया में, 8.9 रुपीज पर जीबी आज की दुनिया में मिल रहा है, जो कि दुनिया में सबसे सस्ता है दोस्तों। इससे सस्ता डाटा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और जो 5G है हमारा वो 99.60 तक पहुंच गया है, और 4.75 लाख टॉवर्स इसके बन चुके हैं, और 300 मिलियन करीब यूजर्स हो गए हैं इसके। तो ये अपना बेस बहुत स्ट्रांग है। सेटकॉम इसे पूरा करेगा। सेटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसको पूरा जरूर करेगा, लेकिन रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। दोनों चीजें आपस में चलती रहेंगी दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रिमोट एरियाज में ये ज्यादा यूजफुल होगा। हमारे लिए जो हम शहर में बैठे हुए हैं, हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होगा। वो वहां यूजफुल होगा जहां फाइबर नहीं है, वहां के लिए ये जरूर। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की क्या होगी। इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। पहली तो कॉस्ट है, जो मैंने आपको बताया कि मंथली कॉस्ट काफी ऊंची है, प्रीमियम ब्रैकेट वाले लोग यूज को ले सकते हैं। कंप्लायंस बहुत हैवी है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है, जो इंडियन गवर्नमेंट को करनी है। इसको कहते हैं लोकलाइजेशन मॉनिटरिंग। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा कार्य है। और इंडियन गेटवेज, उनका फंक्शन क्या होगा, कितना फंक्शनल है, कितने ब्रेकडाउन्स होंगे, ये भी एक बात है। और अगर आप दूर की सोचें तो डिब्रीज की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वर्ल्ड में सैटेलाइट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनकी स्पेस डिब्रीज कहाँ जाएंगी? आसमान में भीड़ तो बढ़ेगी ना। एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी कम्युनिकेशन है सब सैटेलाइट के थ्रू हो गए, तो वहां पे तो जगह नहीं होगी भाई साहब, सैटेलाइट हर कंट्री भेजेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है साइंटिस्ट को, और वो रेस करते हैं कि साहब इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ इसके अंदर। इसमें सभी दौड़ में लगे हैं साहब। SES दौड़ में लगा हुआ है, ये रशिया का Q पर दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन रिस्क इसका मैनेजेबल है। आप चाहें तो ये रिस्क को मैनेज बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें मेरा मानना क्या है, माई टेक अवेज क्या है। मेरा मानना है कि ये जो एक निश है, इससे ये शुरू होगा, लेकिन हल्के 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 इसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा, और ये हल्के हल्के शहरों में भी बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जो कॉस्ट आती है वो कम होगी हल्के हल्के। डिजिटल डिवाइड कम होगा। आपके पास है, हमारे पास नहीं है, तो ये डिजिटल डिवाइड जो है ये भी बहुत कम होगा हल्के हल्के। और आपकी जो डाटा की सॉवरेनिटी है, जो कि आज के दिन में बहुत कम है, वो आपकी रहेगी अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करेगी तो। अब आप बताइए दोस्तों कि आपके टाउन और विलेज में ये कितना वैल्यूएबल होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने डिटेल्स आपको दी है वो आपको कुछ उसमें नया लगा, आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ दोस्तों, तो जरूर फिर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिस स्पीड से ये इंटरनेट आएगा उसी स्पीड से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैनल में अगले अपने वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।